हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कल है कि TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में उसका रिजल्ट आया है। तो उसके फ्रेंड्स हम लोग साइंस के पूरे 48 प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। और फ्रेंड्स हम लोग जो है कि प्रूफ के साथ ये भी देखे थे कि आपके पूरे 48 प्रश्न आपके जो है कि NCERT से पूछे गए थे। तो उस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए थे जो कि आप यह भी बोल रहे थे कि सर PRT के प्रश्नों का जो है कि एनालिसिस कीजिए, ऐसा ही जो है कि सेम हमें क्लास चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में जिसका रिजल्ट आया है, तो उसी के हम लोग PRT के साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कि आपके जो है कि सभी प्रश्न NCERT से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, NCERT पढ़ना आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो NCERT अगर आप पढ़ते हैं और उससे जो है कि पढ़कर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं हर चैप्टर में, तो उनके जो है कि एनालिसिस करते हैं और फ्रेंड्स अपना उसी से नोट बनाते हैं और पूरे NCERT को फॉलो करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए आप TRE 4 में अच्छा स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आज की वीडियो को लास्ट तक आप देख लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर आप TRE 4 में NCERT को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो है कि अच्छा स्कोर होगा और फ्रेंड्स आप एक सीट जो है कि कंफर्म कर पाओगे, ठीक है। तो 2025 जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि सिलेक्शन लेने वाला वर्ष होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम लोग, यह आपने PRT का अगर पेपर दिया होगा तो उसमें यह प्रश्न आपको दिखा होगा 51 नंबर का, संघ इकाइनोडर्मेटा के क्या महत्व हैं या क्या सत्य है, ठीक है। इकाई डर्मोटा के लिए क्या सत्य है, ठीक है। तो देखिए यह त्रिस्तरीय और इनमें सिलोमिक गुहा होती है, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं। तो इसका आंसर आयोग क्या बताया था? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 12 की NCERT के अगर बायोलॉजी वाले चैप्टर 4 में जाएंगे, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राणी जगत, तो इसमें फ्रेंड्स जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है यह समुद्री वासी हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका समुद्र से था, तो एक ऑप्शन यहाँ से था सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं, आपका एक ऑप्शन यहाँ था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संघ इकाई नो डर्मेटा यानी कि सूल युक्त प्राणी, ठीक है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। तो यहाँ से अगर आप NCERT को पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप प्रश्न बना पाएंगे। देखिए सारे प्रश्न जो है कि आपके NCERT से आ रहे हैं और BPSC पहले ही अपने सिलेबस में बता दिया है कि जो है कि आपके स्तर के अनुसार जो है कि सभी प्रश्न NCERT के लेवल के होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो गर्म खून का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गर्म खून का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है। तो आप इसको देखिए क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जो है कि कोल्ड ब्लडेड। और यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं और इसका जो है कि गर्म खून का मतलब क्या होता है, तो जो है कि ये कोल्ड ब्लडेड का मतलब जो है कि ठंडा खून और गर्म खून से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जूम कर पा रहे होंगे तो जूम करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडा जो है कि खून के प्राणी, ठीक है। तो इसमें कुछ यहाँ पे मछली दिखाई दे रही होगी, तो यानी कि सभी मछलियाँ क्या होती हैं, तो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका जो है कि अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी हम यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें आपको हिंदी भी जानना जरूरी है। देखिए असमतापी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर समुद्री घोड़ा और रोहू कतला मंगूर बेटा ये सब क्या हैं, तो ये सब जो है कि कोल्ड ब्लडेड जो है कि हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए वर्ग सरीसृप प्राणी, तो देखिए सरीसृप असमतापी, तो यही है छिपकली और केचुआ के रूप में छोड़ते हैं, लिंग अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छिपकली, यहाँ पे छिपकली है और घड़ियाल है और यहाँ पे देख सकते हैं कोबरा है, यानी कि ये सब जानवरों के नाम दिया गया है। गर्म खून और ठंडा खून यहाँ पे तो यही है,
ठीक है। और ये सब प्राणी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोड, यहाँ पे ये भी आपके ऑप्शन में था, और मेढक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो असमतापी प्राणी, तो यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी में जो है कि इसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पे आपको ये प्रश्न आपको दिखा होगा पीआरटी में, जो अभी हाल ही में उसका रिजल्ट आया है TRE 3 री एग्ज़ाम, उसमें यह 75 नंबर का प्रश्न जो है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर था। और आप यहाँ पे अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सोनार तकनीक के बारे में दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, प्लावी बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप फ्रेंड्स एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप प्रश्नों को बना पाएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो कि एनसीईआरटी से पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनेगा, TRE 4 हो या TRE 5 हो। या आपको अगर फ्रेंड्स एनसीईआरटी अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आने वाले विभिन्न एग्जामों जो है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 94 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में। देखिए साफ साफ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग, यहाँ पे गलनांक इतना इसका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो कुछ और बढ़िया से यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया था, जो कि सेम एक ही जगह से 2 प्रश्न बना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका यहाँ पे बिल्कुल यहीं से ये बना था। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही जो है कि चैप्टर से 2 प्रश्न बना था, बिल्कुल एक ही पृष्ठ से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहार एवं अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आप इन प्रश्नों को पढ़े रहेंगे, देखिए अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं और फ्रेंड्स आप TRE 4 का जो है कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमारा यकीन मानिए, आप भूगोल, साइंस और फ्रेंड्स क्लास 8th की एनसीईआरटी बस आप ले लीजिएगा, अतीत 3 के नाम से आती है। तो अगर आप इतना पढ़ते हैं, और देखिए स्पीडी के लिए करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी को फॉलो करिएगा। और बीपीएससी अब तक जितना भी एग्ज़ाम लिया है, उनके जो है कि मैथ और रीजनिंग के अगर प्रश्नों का अगर अभ्यास कर लेते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप TRE 4 में अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए लैक्रिमल है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो कि आपके एनसीईआरटीज में नहीं दिया गया था, ठीक है। देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बायोगैस का प्रमुख घटक यहाँ पे मीथेन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे, देखिए जूम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे, ताकि आपको बिलीव हो और आप अपनी जो है कि तैयारी को स्टार्ट करो और एनसीईआरटी को पढ़ो। देखिए एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम जो है कि वीडियो जो है कि बनाए हैं और आपको उसमें दिखाए हैं कि आप सभी क्लास के जो है कि एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको आप पढ़िएगा और अपना जो है कि शार्ट नोट बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें जो है कि 75% तक मेथेन गैस होती है। बिल्कुल एक लाइन में जो है कि आपका यह प्रश्न क्लियर हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी क्लास की एनसीईआरटी को कराएंगे इसी चैनल पर। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 113 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग क्या है, ठीक है। तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम इंग्लिश में जो है कि ये प्रश्न यहाँ पे क्यों लाए हैं, तो ये देखिए सेम प्रश्न है इंग्लिश में। तो यहाँ पे देख सकते हैं
सेरेमली रस्ट। यहाँ पे रस्ट का मतलब क्या होता है? तो रस्ट का मतलब यहाँ पे हमारा जंग होता है। यह यहाँ पे आप क्लियर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो रस्ट के बारे में यहाँ पर जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए रस्ट, रस्ट के बारे में देखिए हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए एक लाइन में ही आपका जो है कि प्रश्न क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे रस्ट यानी कि जंग के बारे में यहाँ पर आपके दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम इंग्लिश वाले जो है कि इसलिए लाए हैं क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश में यह प्रश्न आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए लाइकेंस में शैवाल एक कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम म्यूचुअली यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह आपके एनसीईआरटी के जो है कि चैप्टर 1 से लिया गया है, पादपों में पोषण, ठीक है। पादपों में पोषण, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों दो भागीदारी होती है, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। तो लाइकेन्स को देखिए क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। देखिए सहजीवी और म्यूचुअलिज्म दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसी का यह देखिए सहोपकारिता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इंग्लिश वाला लाए हैं ताकि यह प्रश्न जो है कि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे, ये देखिए कल हम इस प्रश्न को कराए थे और देखिए ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी से था 6 to 8 में का। तो देखिए इसी के नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। ये आपका पीआरटी का जो है कि प्रश्न था, इसको हम कल बता चुके हैं लेकिन आज पीआरटी का करा रहे हैं। तो इस प्रश्न को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए पादप और वानस्पतिक दोनों एक ही होता है, दोनों पौधे से संबंधित होता है। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है ये यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको जो है कि लाभ होगा, आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, बकरी और इंसान। यहाँ पे ये प्रश्न देखिए 6 to 8 का है, लेकिन इसी के नीचे हम इसीलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर इससे भी एक प्रश्न बना था पीआरटी का। देखिए ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो घास, हिरण और बाघ, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है कि एनसीईआरटी से है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि ऐसा ही सेम प्रश्न देखिए कल आपके 6 to 8 में पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। देखिए सिरका जो है कि लाल में बदल देगा। और यहाँ पे देखिए अध्याय 2 है एनसीईआरटी के 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल यहाँ पे इसमें बिल्कुल इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अम्ल और क्षार के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो कौन लाल कर देते हैं? तो यहाँ पे अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्षार के बारे में यहाँ पर ऊपर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल एवं क्षारक परिवार होते हैं। और यहाँ पे कहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो क्षार और अम्ल का गुण यहाँ पर दिया गया है। तो यही एक लाइन में जो है कि इतने में ही यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यही सेम प्रश्न। देखिए ये खाद्य श्रृंखला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं घास, बकरी और मानव। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि क्लियर होता है। देखिए हम इस देखिए अभ्यास में भी एनसीईआरटी के जब चैप्टर ख़त्म होता है तो अभ्यास में यहाँ पर करके देता है। तो सेम प्रश्न वहीं से जो है कि उठा लिया गया था। देखिए आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी है, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं और आपको भी जानना है कि साइंस के प्रश्न एनसीईआरटी से आए थे कि नहीं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कल वाली वीडियो को, जो है कि उस वीडियो का जो है कि लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा होगा 87 नंबर का प्रश्न, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो सिलियरी मसल्स,
ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में हम इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलियरी मसल्स। देखिए द ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट इट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न आप पढ़िए, द चेंजेस इन फोकल लेंथ ऑफ एन आइज लेंस इज बाय द इक्वेशन ऑफ द, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलियरी मसल्स। तो इसी में इंग्लिश वाला जो है कि चैप्टर से हम यहाँ पे डाउनलोड किए हैं एनसीईआरटी जो इंग्लिश में आती है, तो उसमें देखिए सेम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कौन कौन है। ठीक है। तो देखिए आयोग माना क्या था, तो आयोग इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, मतलब कॉमन नंबर के तौर पे इस प्रश्न को दिया था। ठीक है। तो देखिए आयोग क्या मान लिया था, तो CO2 और SO2 दोनों मान लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर यू फेमिलियर विथ द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे SO2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि क्लियर होता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, शायद इस प्रश्न को जो है कि कॉमन नंबर नहीं, जो है कि बहुत से विद्यार्थी इसमें गलत कर दिए थे, सिर्फ SO2 माने थे, लेकिन आयोग जो है कि एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और SO2 दोनों सही है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आयोग माना था अपने जो है कि फाइनल आंसर की में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से भी ये प्रश्न जो है कि क्लियर होता है। और ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य, देखिए ये भी आपका जो है कि ये देखिए ये आपके जो है कि ज्योग्राफी का प्रश्न है, और ये साइंस में भी यहाँ पे दिया है, इसका उल्लेख किया है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ओजोन के बारे में भी यहाँ पर दे रखा है 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 71 पे। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सोर्सेस को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो कि हाँ हम लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यानी कि आप अगर देखिए 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है कि बुक्स हो जाती हैं एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 15 बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे, देखिए पतली पतली बुक्स होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन उनमें के फैक्ट इतना जो है कि महत्वपूर्ण हैं जो कि वहीं से प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आपने देखा होगा ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस एवं राख अंतिम प्रतीक है जो कि धुआंरे के अंतर्गत आता है। तो ये भी प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी से ही था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पे देखिए नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, यहाँ पर देखिए ये जियोग्राफी में इसका उल्लेख किया गया है और आपके साइंस में भी इसका उल्लेख है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं इसमें दिया गया है, और अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सभी जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन इसमें दिए गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो दीर्घ पार्थिव किरण से। देखिए सेम प्रश्न जो है कि आपके 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 80 पे जाएंगे तो सेम यही डिक्टो प्रश्न जो है कि आपके अभ्यास में दिया गया है, तो यहीं से ये प्रश्न उठाया गया था। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे तो फ्रेंड्स देखिए आपके लगभग टोटल हम 15 प्रश्नों का एनालिसिस करवाए हैं अभी, जो कि ये सारे प्रश्न आपके PRT के थे 1 to 5 के। ये TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, ये उसके सारे प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो है कि कल हम 1 to 5 के लिए एक स्ट्रेटजी आपको लाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। देखिए आज लगभग हमारी जो है कि वीडियो 20 या 22 मिनट की सिर्फ रही है, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स 1 to 5 में जो है कि साइंस के सिर्फ 15 प्रश्न थे, तो इनको कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए कल की वीडियो लगभग आपकी 1 घंटे की हो गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स कल 48 प्रश्नों का एनालिसिस करवाना था। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स देखिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है। और TRE 4.0 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए।
देखिए एनसीईआरटी की बुक अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सभी जो है कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे डाउनलोड किया जाता है उसको हम जो है कि उसका वीडियो जो है कि विस्तार से बनाए हैं, जाके उसको आप देख सकते हैं। 12 या 13 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आप सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कैसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।